बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। अब्बा की मौत के 10 दिन बाद मैं काम ढूंढने जा रही थी। अम्मा मुझे देखकर आंसू बहा रही थी, फिर रोते हुए कहने लगी, क्या मालूम था कि आज मौलवी की बेटी घर से बाहर निकलेगी। मैंने अम्मा को तसल्ली दी और कहने लगी, अम्मा, मौलवी की बेटी ने भी पेट भरना है, अपने छोटे बहन भाइयों को पालना है, इद्दत में बैठी माँ का कलेजा भी ठंडा करना है। मुझे घर से बाहर निकलना ही होगा। मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर चुकी थी। अम्मा कहने लगी, मेरी पर्देदार बेटी तो कभी गली में झांक कर भी नहीं देखती थी और आज फैक्ट्री में काम करेगी। ये तो मैंने मरकर भी नहीं सोचा था। मैं अम्मा की रोती हुई आंखों को देख रही थी, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, अम्मा, अब्बा तो मर गए हैं, लेकिन हमें तो जीने के लिए पेट भरना होगा। अगर आप और मैं ऐसे हिम्मत हार देंगे तो इन छोटे बहन भाइयों को देखें, ये किसके सहारे पर जिंदगी गुजारेंगे। मैं इनका मुस्तकबिल बर्बाद होने नहीं दूंगी। अम्मा को ढेरों तसल्लियां देकर मैं घर से निकल आई थी। मैं मुकम्मल पर्दे में थी, सिर्फ मेरी आंखें ही नजर आ रही थीं। मोहल्ले वालों ने जब मुझे घर से बाहर निकलते देखा तो आपस में सरगोशियां करने लगे, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं किसी फैक्ट्री में काम ढूंढने जा रही थी। पूरा दिन ख्वारी करती रही, लेकिन मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिला था, क्योंकि मेरे पास कोई तजुर्बा नहीं था। भरे दोपहर में भटकती हुई सड़कों पर फिर रही थी, जब सामने मैंने एक खूबसूरत बंगला देखा। वो अजीब उजाड़ और वीरान सा लग रहा था, लेकिन उसके सफ़ेद गेट पर लिखी हुई तहरीर देखकर मैं चौंक गई, जिस पर बड़े बड़े अल्फाज में लिखा हुआ था कि यहाँ पर मुलाजमा की ज़रूरत है। दिल पे पत्थर रखकर मैं उसी बंगले में जा पहुँची। गेट पर कोई भी नहीं था। मैं सीधी अंदर चली गई। वो बंगला तो मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत था। बाहर से जिस कदर वीरान और उजड़ा हुआ लग रहा था, अंदर से उतना ही हसीन था। मैंने देखा, मरकजी दरवाज़ा खुला पड़ा था। सामने ही सोफे पर एक लंबा चौड़ा आदमी मेरी तरफ पुश्त किए बैठा था। मैंने नजरें झुका ली, तभी एकदम से वो पलटा था। मुझे देखकर हैरान हुआ, फिर कहने लगा, कौन हो तुम और अंदर क्यों आई हो। मैं कांपते हुए लहजे में कहने लगी, साहब जी, मैं काम की तलाश में आई हूँ। उसने सर से पांव तक मुझे देखा, फिर कहने लगा, इस हालत में तुम काम कर लोगी। मैं हैरान होकर कहने लगी, कैसी हालत, मैं आपकी बात नहीं समझी। तो वो कहने लगा, मेरा मतलब है कि इतने पर्दे में कोई कैसे काम कर सकता है। तो मैं ठंडी सांस भरकर कहने लगी, मैं एक मौलवी की बेटी हूँ और मैं हमेशा पर्दे में ही रहती हूँ। मैं इस पर्दे में हर काम कर सकती हूँ, कभी किसी के सामने अपना चेहरा जाहिर नहीं करूँगी। वो मेरी बात सुनकर मुतासिर नजर आ रहा था, फिर कहने लगा, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, कल से काम पर आ जाना। न जाने काम मिलने की खुशी थी या फिर बहन भाइयों का पेट भरने की। मैंने फौरन ही उसका शुक्रिया अदा किया और चमकती आंखें लिए घर वापस आ गई। अम्मा बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें खुशखबरी सुनाई कि मुझे काम मिल गया है, तो उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। वो समझ रही थी कि शायद मैं किसी फैक्ट्री में काम करूंगी, लेकिन मैंने उन्हें सच नहीं बताया था। मैं जानती थी कि वो मुझे कभी भी किसी घर में नौकरानी के तौर पर काम करने नहीं देंगी, इसलिए झूठ मूठ कह दिया कि मैं किसी फैक्ट्री में काम करूंगी। पूरे दिन की ख्वारी के बाद अब मगरिब का वक्त हो रहा था। आज मैंने एक भी नमाज नहीं पढ़ी थी, इसलिए वुज़ू किया और जाए नमाज पर खड़ी हो गई। उस रब के हुजूर अपने दिल की बातें करने लगी, जो सबके दिल की फरियाद सुनता है। मेरा नाम सोया है। मेरा ताल्लुक एक इंतहाई गरीब घराने से था। मेरे अब्बा एक मौलवी थे और मैं उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। मुझसे 4 छोटे बहन भाई थे जो एक मदरसे में पढ़ते थे। मैंने भी मदरसे में तालीम हासिल की थी। मैं न सिर्फ बच्चों को घर पर कुरान पाक पढ़ाया करती, बल्कि 5 वक्त की नमाज भी पाबंदी से पढ़ती थी। अब्बा के होते हुए मैंने कभी घर से बाहर झांक कर नहीं देखा। उनकी मामूली सी तनख्वाह में गुजारा करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम सब का पेट तो भर ही जाता था। हालांकि मस्जिद का लाखों रुपया चंदा आता था, लेकिन वो सारे मोहल्ले के अमीर और मुअज़्ज़िज़ लोग हड़प कर जाते और मेरे अब्बा जो मस्जिद के इमाम थे, उन्हें सिर्फ लगी बंधी
एक मामूली सी तनख्वाह ही मिलती थी। मुझे क्या पता था कि मेरे अब्बा यूं अचानक इस दुनिया से चले जाएंगे। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 19 साल थी। अब्बा तो मेरे हाथ पीले करने का सोच रहे थे, लेकिन एक दिन घर वापस आए तो उनका पूरा वजूद पसीने से भीगा हुआ था। मैं और अम्मा उनकी हालत देखकर घबरा गए। छोटे बहन भाइयों ने भी रोना शुरू कर दिया था। थोड़ी ही देर बाद छोटा भाई करीबी डॉक्टर को बुलाकर ले आया। जब उन्होंने बताया कि तुम्हारे अब्बा को हार्ट अटैक हुआ है, अगर वक्त पर अस्पताल ले जाते तो इनकी जान बच जाती। ये सुनकर तो मैं चीखें मारकर रोई थी। अम्मा भी बेवा हो गई थी और अब्बा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चले गए। हम पर तो कयामत टूट पड़ी थी। घर में इतने पैसे नहीं थे कि अब्बा का कफन दफन कर सकते। जाने जनाजा किसने पढ़ाया और नहलाया धुलाया किसने, क्योंकि हमारा कोई जान पहचान वाला भी इस शहर में मौजूद नहीं था। सारे रिश्तेदार दूसरे सूबे में रहते थे और कभी कभार कई सालों में हमारा वहां आना जाना होता था। 10 दिन तो गुजर ही गए, लेकिन अब घर में एक पाई भी नहीं थी। हम में से किसी को तो अब्बा की जगह लेनी थी और फिर घर की सबसे बड़ी बेटी होने की हैसियत से ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैंने ना सिर्फ अम्मा का सहारा बनूं, बल्कि छोटे बहन भाइयों को भी बाप बनकर पाल लूं। मैं मुकम्मल पर्दा करती थी। मोहल्ले के किसी भी आदमी ने आज तक मेरा चेहरा नहीं देखा था। और फिर मैं इसी पर्दे में घर से बाहर निकली और काम की तलाश में मारी मारी फिरने लगी। बिल आखिर मुझे एक बंगले पर मुलाजमा का काम मिल गया था। अब मैंने अपना नसीब समझकर इस पेशे को अपना लिया था। दूसरे दिन मुकम्मल निकाब में मैं काम पर पहुंच गई थी। पहले तो मैंने लाउंज की सफाई की, उसके बाद किचन पूरा साफ कर दिया। मैं अभी कमरे की सफाई कर रही थी जब मालिक आकर मेरे सर पर खड़ा हो गया। मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी। फिर वो मेरे करीब आकर कहने लगा, स्टोर की सफाई भी करनी है, वो बहुत गंदा हो रहा है। मैंने हाँ में सर हिला दिया था। फिर मैं उस स्टोर में चली आई, लेकिन जैसे ही उसमें कदम रखा तो अचानक ही यहाँ की धूल मिट्टी और छत पर लगे हुए जालों ने मुझे खौफ में मुब्तला कर दिया। ऐसे लग रहा था जैसे सदियों से इसकी सफाई नहीं की गई थी। ऊपर से इसमें रखी हुई अजीबोगरीब चीजें, टूटी फूटी कुर्सियां, काड़ कबाड़। मैं जल्दी जल्दी स्टोर की सफाई कर रही थी, तभी एकदम से ही सामने रखी कुर्सी बुरी तरह हिलने लगी। उस स्टोर में कोई बल्ब भी रोशन नहीं था, इसलिए अंधेरे में मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी उस कुर्सी के नीचे से एक बिल्ली निकलकर भागी तो मेरी जान में जान आई। तो ये बिल्ली ही उस कुर्सी को हिला रही थी, वरना मैं भी हैरान थी कि अब भला कुर्सी खुद ब खुद कैसे हिल सकती है। अब मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। फिर मेरी नज़र एक संदूक पर पड़ी जिस पर ताला लगा हुआ था। न जाने क्यों दिल चाह रहा था कि मैं इस संदूक को खोल कर देखूं, लेकिन भला मालिक की चीज़ों पर मेरा कौन सा हक है। इसलिए यही सोचकर जल्दी जल्दी सफाई करके बाहर निकल आई। सारे कपड़े मेरी धूल मिट्टी से अट चुके थे, लेकिन मैंने अपने चेहरे से निकाब जरा भी नहीं सिरकाया था। ऐसे लगता जैसे मालिक की खोजती हुई नजरें मेरे वजूद पर जमी है। आज काम करके मैं बेतहाशा थक गई थी। फिर घर जाते ही गहरी नींद सो गई। सुबह उठकर जैसे ही काम पर आई तो बंगले में मौजूद एक बूढ़ी औरत को देखकर चौंक गई। शायद ये भी यहाँ की कोई मुलाजमा थी, लेकिन वो मुझे तिरछी नजरों से देख रही थी। मैंने देखा वो किचन में खाना बना रही थी। मैं जैसे ही वहाँ की सफाई करने लगी तो वो मेरे पास आकर कहने लगी, तुम्हें यहाँ किसने काम पर रखा? उसका बोलने का अंदाज बड़ा ही अजीब था। मैं कहने लगी कि यहाँ के मालिक ने मुझे काम पर रखा है, लेकिन आप कौन हैं? तो वो कहने लगी कि मैं यहाँ पर खाना पकाती हूँ और मालिक मेरे हाथ का ही खाना पसंद करते हैं। फिर उसने मुझसे बड़ी अजीब फरमाइश की और कहने लगी, अपना निकाब नीचे करो, मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी, लेकिन वो एक औरत थी, इसलिए मुझे अपना चेहरा उसके सामने जाहिर करने में कोई कबाहत नहीं थी। मैंने जैसे ही निकाब नीचे किया तो सामने ही सीढ़ियों से उतरते हुए मालिक ने मुझे देख लिया। मैंने जल्दी से अपना निकाब लगाया और सफाई करने में जुट गई। मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी क्योंकि आज मालिक ने मुझे देख लिया था। हालांकि कभी किसी खैर मर्द की नज़र मेरे चेहरे पर नहीं पड़ी थी, लेकिन आज शाम मालिक की बात पर मैं हैरान रह गई।
जब वो कहने लगा कि कल रात एक बहुत बड़ी तकरीब रखी है मैंने, इसलिए तुम्हें रात तक रुकना पड़ेगा। मैं हिचकिचाते हुए कहने लगी, मालिक ये मुमकिन नहीं, क्योंकि हमारे मोहल्ले का माहौल बहुत सख्त है। अगर मैं आधी रात को घर जाऊंगी तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। तो वो लापरवाही से कहने लगा, लेकिन तुम यहाँ की मुलाजमा हो और मालिक की बात मानना तुम्हारा काम, इसलिए तुम्हें भी इस तकरीब में शिरकत करनी पड़ेगी। वहाँ बहुत से लोग आएंगे, ऐसे में मैं अकेला पूरे बंगले को कैसे सजाऊंगा? और फिर वो बूढ़ी मुलाजमा, वो मेरे किसी काम की भी नहीं। अब शदीद शशोपंज में गिरफ्तार थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। जब मैं घर वापस गई तो खुद चुप चुप सी थी। अम्मा पूछने लगी, क्या हुआ, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? लेकिन मैंने उन्हें टाल दिया और घर देर से आने वाली बात नहीं बताई। फिर दूसरे दिन पूरे बंगले की सफाई सुथराई की। मैंने देखा आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा होना शुरू हो गए थे। रंग बिरंगे खूबसूरत लिबास पहने और लजीज पकवान तैयार हो रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे इस बंगले में कोई बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा हो। सारे कामों से फारिग होकर मैं एक कमरे में छुप गई। मैं नहीं चाहती थी कि उनमें से किसी की नज़र मुझ पर पड़े। तभी एकदम से ही कमरे का दरवाज़ा खुला तो मैं घबरा गई। मैंने देखा मालिक मेरे सर पर खड़ा था। फिर वो कहने लगा कि आज बूढ़ी मुलाजमा ने छुट्टी कर ली है, इसलिए तुम्हें खाना बनाना होगा। मैं हैरान थी क्योंकि सारा खाना तो तैयार था, लेकिन फिर भी मालिक की बात मानना ज़रूरी थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारा खाना बनाने लगी। सारा ही गोश्त का पकवान था। फिर वो सारा खाना मैंने अपने हाथों से तैयार किया। एकदम से ही एक खूबसूरत लड़की मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। वो मुझे बहुत गौर से देख रही थी। क्या तुम ऐसे ही रहती हो? उसका इशारा मेरे निकाब की तरफ था, क्योंकि मैंने अपना चेहरा छुपा रखा था। मैंने नजरें झुकाकर कहा, जी हाँ, मुझे अपना चेहरा छुपाना अच्छा लगता है। उसने बड़ी हैरत का इजहार किया था। फिर मुझसे निकाब नीचे करने को कहा। मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया था। उस दिन भी उस बूढ़ी मुलाजमा की वजह से मालिक ने मेरा चेहरा देख लिया था। मैं नहीं चाहती थी कि किसी और की नज़र मुझ पर पड़े, इसलिए मैंने उस लड़की की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। तभी वो लड़की ज़बरदस्ती मेरा पर्दा खींचने लगी और चेहरा देखने की कोशिश की, तो अचानक ही मालिक की चीखती हुई आवाज़ सुनकर वो डर गई थी। मैं भी सहमी हुई खड़ी थी। मालिक गुस्से से उससे कहने लगा, वो लड़की पर्दा करती है और तुम उसे चेहरा दिखाने पर मजबूर मत करो। तो वो गुस्से से देखती हुई किचन से बाहर चली गई थी, जबकि मैं अभी तक सहमी हुई खड़ी थी। मालिक ने एक तिरछी नज़र मुझ पर डाली और चुपचाप किचन से चला गया। अब सारा काम मुकम्मल हो गया था, इसलिए मैं सबसे छुपकर स्टोर में आकर बैठ गई। मैं नहीं चाहती थी कि उस लड़की की तरह कोई और आकर मुझे मजबूर करे कि मैं अपना चेहरा सबको दिखाऊं। तभी मेरी नज़र उसी संदूक पर पड़ी जिस पर जंग आलू ताला लगा हुआ था। वो संदूक बहुत ही पुराना लग रहा था। उसे देखते ही मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि मैं इसे खोल कर देखूं, न जाने इसमें क्या होगा। सब लोग पार्टी करने में मसरूफ थे। ऐसे में मेरी तरफ किसी की भी तवज्जो नहीं थी और आज मेरे पास मौका था। तभी मैंने पास पड़ा एक लोहे का डंडा उठाया और उस संदूक को खोलना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उस जंग आलू ताले को खोलने में मैं कामयाब हो गई थी। फिर जैसे ही मैंने उसका ढक्कन खोला तो सामने के मंजर ने मुझे बुत बना दिया था। उसमें बहुत सी पुरानी चीजें रखी थीं, एक फोटो एल्बम और एक डायरी, साथ ही एक लाल रंग का मखमली केस भी रखा था जिसमें यकीनन सोने की कोई चीज थी। मेरे हाथ पांव बुरी तरह कांपने लगे। सबसे पहले मैंने उस फोटो एल्बम को उठाया। शायद ये किसी फैमिली की तस्वीर थी, लेकिन उसमें एक लड़की बेहद खूबसूरत थी। मेरी उस लड़की पर नज़र जैसे ठहर सी गई, लेकिन मैंने पूरा एल्बम देख लिया। मालिक की एक भी तस्वीर नहीं थी और ना ही वो किसी के साथ नजर आया। इस बात पर भी मैं बड़ी हैरान हुई थी। फिर दिल में ख्याल आया कि ये फोटो एल्बम बहुत पुराना लग रहा है। हो सकता है कि ये खानदान घर बेचकर कहीं और चला गया हो, जबकि मालिक कोई दूसरा शख्स हो। अब कांपते हाथों के साथ मैंने उस लाल रंग के डिब्बे को खोलकर देखना चाहा। जैसे ही उसे खोलने लगी तो अचानक एक कड़कती और भारी आवाज सुनकर मैं खौफ से काम कर रह गई थी। वो मालिक था जो मुझे गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। फिर नाराजगी से कहने लगा,
तुमने इस संदूक को क्यों खोला है? मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, मालिक मुझे माफ कर दें, बस उससे देखने का मुझे तजस्सुस था, वरना मेरा इरादा चोरी का हरगिज नहीं था। देखते ही देखते वहाँ सारे लोग जमा हो गए। अब सब मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे कि मैं एक चोर हूँ। पर्दे का ढोंग करके मैं यहाँ चोरी करने आई थी। मालिक बिल्कुल खामोश खड़ा था, जबकि मैं शर्मिंदगी से जमीन में गड़े जा रही थी। तभी वो लड़की तेज लहजे में कहने लगी, इसकी सजा यही है कि इसका पर्दा उतार कर फेंक दो। सबके सामने इसका चेहरा जाहिर हो जाएगा तो इसकी ये सजा इसके लिए बहुत सख्त होगी। लेकिन अचानक मैंने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया था और मालिक से कहने लगी, आप आज ही मुझे काम से निकाल दें, भले मुझे तनख्वाह मत देना, लेकिन मैं अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखाऊंगी। तभी मालिक ने बुलंद आवाज में सबके सामने कहा, इस लड़की से गलती हुई है और मैं इसकी गलती माफ करता हूँ। किसी को इजाजत नहीं कि कोई इसके पर्दे में छुपे चेहरे को देखे। शुक्र था कि उसने मेरी इज्जत रख ली थी, लेकिन मेरी गलती संगीन थी। मैं पूरे रास्ते रोती रही। रोते रोते घर पहुंची, लेकिन गली के नुक्कड़ पर 3-4 लोग खड़े थे जो मोहल्ले के ही थे। वो मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहे थे। मेरे रोने को न जाने उन्होंने क्या रंग दिया कि सुबह तक पूरे मोहल्ले के लोग हमारे घर के बाहर जमा हो गए थे। वो घर का दरवाजा बजा रहे थे। तभी मैं पर्दा करके गई और उन लोगों से आने का सबब पूछा। एक आदमी तेज लहजे में कहने लगा, मौलवी साहब के मरने का तुमने बहुत गलत फायदा उठाया है। लड़की रात के 2-2 बजे तुम घर आती हो रोती हुई हालत में, ऐसे लगता है कि तुम किसी गलत काम में मुलविस हो चुकी हो। हम तुम्हें हरगिज इस मोहल्ले में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी बात ने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी थी, जबकि अम्मा भी ये बात सुन चुकी थी। मैं कहने लगी कि काम करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि अब्बा के मरने के बाद किसी ने हमारा हाल नहीं पूछा और मैं रात के 1 बजे आऊँ या 2 बजे, आप लोगों को इससे मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन वो सब लोग एक जुबान हो चुके थे। अब लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया। दूसरे दिन मैं काम पर गई। मेरी आंखें बहुत सुर्ख हो रही थी। तभी मालिक ने मुझे अपने पास बुलाया। अब वो मुझसे पूछ रहा था कि मैं इतनी परेशान क्यों हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, उस दिन देर से जाने की वजह से मैं मोहल्ले में बदनाम हो चुकी हूँ। वो लोग समझते हैं कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ। हमारे पास कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं। इस मोहल्ले में रहना हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है। तो मालिक कहने लगा, अपने पूरे खानदान को लेकर इस बंगले में रहने के लिए आ जाओ। वैसे भी सर्वेंट क्वार्टर खाली पड़ा है। मैं उसकी बात पर चौंक गई। अब वो मुझ पर मेहरबान हो गया था। दूसरे दिन मैं अम्मा से कहने लगी, हमें ये मोहल्ला छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की नज़रों में भी मैं गुनहगार हो चुकी हूँ। अम्मा की इद्दत भी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन हर रोज़ मोहल्ले वाले दरवाजे के बाहर जमा हो जाते। उनका यही कहना था कि या तो मैं घर से बाहर निकलना छोड़ दूं और या फिर इस घर को छोड़कर हम कहीं दूसरी जगह चले जाएं। यूँ मैंने मालिक की बात मान ली थी। अब मैं अपने पूरे खानदान को लेकर उस बंगले में शिफ्ट हो गई। अम्मा कहने लगी कि ये बंगला तो बहुत खूबसूरत है, क्या तुम यहाँ काम करने आती थी? तुमने मुझसे कहा था कि तुम किसी फैक्ट्री में काम करती हो। मैं शर्मिंदगी से कहने लगी, अम्मा मेरी मजबूरी थी, इसी मजबूरी के तहत मैंने आपसे झूठ कहा था। छोटे बहन भाई भी यहाँ आकर बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें यहाँ खेलने की भी जगह मिल गई थी। फिर उस रात मैं सो रही थी जब मैंने मालिक को लॉन में टहलते हुए देखा। चांद की रोशनी सीधी उन पर पड़ रही थी। मैं खिड़की में खड़ी थी। न जाने क्यों वो मुझे बहुत उदास लग रहे थे। फिर वो अचानक उसी स्टोर में चले गए। मैं हैरान रह गई, क्योंकि स्टोर में तो उनके काम की कोई भी चीज़ नहीं रखी थी। आखिर वो वहाँ क्या लेने गए हैं? इसी बात का तजस्सुस मुझे वहाँ जाने पर मजबूर कर रहा था। मैं चुपके से अपने क्वार्टर से निकली और उसी स्टोर के सामने पहुँच गई। मैंने देखा मालिक अंदर ही बैठा हुआ था। उसी संदूक को खोलकर बैठा, न जाने उसमें क्या तलाश कर रहा था। अभी मैं उस पर नजरें टिकाए खड़ी थी कि अचानक मेरी नज़र कोने पर पड़ी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बेइख्तियार मेरे मुंह से चीख निकली थी, क्योंकि मैंने स्टोर के कोने में खड़ी हुई एक लड़की को अपनी आंखों से देखा था। उसका चेहरा वाज़ेह नहीं था, लेकिन वो दूर खड़ी मालिक को बड़े गौर से देखे जा रही थी।
मेरी चीख सुनकर अचानक ही वो गायब हो गई, जबकि मालिक भी बुरी तरह चौंक कर पलटा था। अब वो मुझे गुस्से से देख रहा था, लेकिन मैं खौफ से कांपते हुए कहने लगी, वहाँ मैंने अभी अभी एक लड़की को देखा है। उसने जैसे ही पलटकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो बेयकीनी से मुझे देखते हुए कहने लगा, क्या तुम सच कह रही हो? यहाँ पर कोई लड़की थी? मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर हो गया था। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मैं भागती हुई अपने क्वार्टर में पहुंच गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लड़की नजर आए और फिर अचानक गायब हो जाए? अभी तक मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। दूसरी सुबह मैं सफाई कर रही थी जब मैंने मालिक को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा। आज फिर वही बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। वो खाना बनाकर मालिक के पास आई और उसके कान में सरगोशी करने लगी। मालिक ने हाँ में जवाब दिया तो वो चुपके से दबे पांव न जाने कौन से कमरे में चली गई, लेकिन उसके हाथ में एक खाने की ट्रे थी। ये सारी सूरत हाल मेरी समझ से बाहर थी। मैं जो अपना बोझल दिमाग लिए काम करती फिर रही थी। जब मालिक ने मुझे अपने पास बुलाया तो मैं डर गई। फिर वो कहने लगा, कल वाली बात का जिक्र किसी के भी सामने करने की जरूरत नहीं। वैसे भी मैं अपने मामलात में किसी को बोलने की इजाजत नहीं देता। मैं समझ गई थी कि वो अक्सर बातें छुपाती हैं, इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। लेकिन स्टोर में नजर आने वाली वो लड़की कौन थी? बार बार यही सवाल मेरे दिमाग में उठ रहा था। अब मुझे वहां जाते हुए भी डर लग रहा था, लेकिन मेरी जान निकल गई जब मालिक कहने लगा, आज फिर स्टोर की सफाई करनी है। तुम्हारी वजह से ये घर साफ रहने लगा है, वरना ज्यादा दिन तक कोई मुलाजमा यहाँ टिक नहीं पाती। अब मैं उन्हें कैसे कहती कि मुझे वहां जाते हुए डर लग रहा है, लेकिन फिर भी उसकी बात मानना मेरी मजबूरी थी। वहां मैं जल्दी जल्दी सफाई करने लगी। तभी मेरी नज़र उस संदूक पर पड़ी जिसका आज ताला भी नहीं लगा था। लेकिन न जाने क्यों फिर से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस लाल रंग के बॉक्स को खोलकर देखूं। फिर दिल के हाथों मजबूर होकर आखिरकार मैंने उस लाल रंग के डिब्बे को खोल ही दिया था। मैं हैरान रह गई जब मैंने उसमें रखी खूबसूरत पायल को देखा। बिना सोचे समझे ही मैंने वो पायल पहन ली थी। उससे पहनते ही अचानक मेरे जिस्म को जोरदार झटका लगा था। मुझे अपने अंदर बेपनाह तब्दीली महसूस होने लगी। फिर उससे पहनकर मैं बाहर निकली। छन छन की आवाज बंगले के खाली माहौल में गूंज रही थी। तभी गुस्से से भरी नजरों से देखता हुआ मालिक ऊपर सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दिया। किसकी इजाजत से तुमने ये पाँव में पहनी है? उनका इशारा पाँव में पहनी पाजेब की तरफ था। तो मैं घबराते हुए कहने लगी, क्योंकि ये मुझे अच्छी लग रही थी। तो मालिक सर पर हाथ मारते हुए कहने लगा, तुम नहीं जानती ये पाजेब पहनकर तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अब इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये कहते ही वो वापस मुड़ गया था। लेकिन अचानक ही मैं शदीद खौफ का शिकार हो गई। तब मैंने जल्दी से अपने पाँव में पहनी वो पाजेब उतारी और उसे दूर फेंक दिया। लेकिन उस रात मैं सो रही थी जब पायल की छन छन की आवाज़ मुझे लॉन में महसूस हुई। ये आवाज़ इस कदर ऊंची थी कि मैंने अपने कानों पर तकिया रखा और इस आवाज़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने लगी, लेकिन ये तेज़ से तेज़ होती जा रही थी। खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मैंने करीब में सोई हुई अम्मा को झंझोड़ कर उठाया था। अम्मा, अम्मा, ये पायल की आवाज़ कैसी आ रही है? इस बंगले में तो मेरे अलावा कोई दूसरी लड़की नहीं है। अम्मा हैरान होकर उठ बैठी और कहने लगी, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। और हकीकत बात तो ये थी कि आवाज़ें आना बंद हो गई थीं। लेकिन जैसे ही अम्मा गहरी नींद सो गईं, फिर से वही बुलंद पायल की छन छन की आवाज़ें मुझे लॉन के उस हिस्से की तरफ से आने लगीं जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। लेकिन अब मुझे उठकर देखना था कि आखिर ये आवाज़ें कैसी हैं। जैसे ही मैं दूसरी तरफ को घूम कर आई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो आवाज़ें किसी और के पाँव से नहीं बल्कि उसी बूढ़ी औरत के पाँव से आ रही थीं, क्योंकि वो लॉन में बड़े मज़े से घूम रही थी। शायद मेरी फेंकी हुई पायल उसी ने पहन ली थी। मुझे उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया था। भला रात को यूं कोई किसी को कैसे तंग कर सकता है? वो मेरी तरफ पीठ किए खड़ी थी। मैंने देखा बूढ़ी औरत के बाल बहुत लंबे थे, जबकि वो बस चांद को देखे जा रही थी। अचानक ही तेज खुशबू का झोंका मेरी नाक से टकराया।
अब मैं उसे करीब जाकर कहने वाली थी कि वो जाकर अपने क्वार्टर में सो जाए, इस तरह से किसी को तंग मत करे। फिर जैसे ही मैं उसके करीब गई तो वो अचानक मेरी तरफ पलटी। मैं खौफ से काम कर रह गई। वो बूढ़ी औरत नहीं बल्कि एक नौजवान लड़की थी, लेकिन उसने कपड़े तो वैसे ही पहन रखे थे जैसे वो किचन में काम करने वाली बूढ़ी मुलाजमा पहनती थी। बमुश्किल मेरे मुंह से ये अल्फाज अदा हुए थे, कौन हो तुम? मैं घबराए हुए लहजे से उससे पूछ रही थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई और फिर कहने लगी, मैं वही हूँ जो इस बंगले में रहती हूँ। मेरी मौजूदगी की वजह से कोई भी यहाँ काम नहीं करता, लेकिन तुम एक पर्दा नशीन लड़की हो, इसलिए मैंने तुम्हें काम करने दिया। जिस दिन तुमने अपना ये निकाब उतार दिया उस दिन मैं तुम्हारा यहाँ रहना दुश्वार कर दूंगी। वो अजीब बात कर रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। मैं हैरान थी कि ये लड़की कहाँ से आई है और ऐसी बातें क्यों कर रही है। मेरी बात सुनकर वो जोर जोर से हंसी तो मुझे उससे खौफ महसूस हुआ। फिर वो कहने लगी, मेरे बारे में जानना है तो अपने मालिक से पूछना, उसे सब पता है। अब मैं जा रही हूँ और खबरदार जो दोबारा कभी उस स्टोर में मेरी रखी हुई किसी चीज को हाथ लगाया तो मैं वहीं पर रहती हूँ। ये कहते ही वो एकदम से दूर अंधेरे में जाकर गायब हो गई, जबकि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे जिस्म में जान ही ना हो। मैं बमुश्किल अपने कमरे में आकर लेटी थी, लेकिन सुबह तक मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था। लेकिन अम्मा मुझे झंझोड़ते हुए उठाने लगी और कहने लगी कि मालिक तुम्हें बुला रहा है। अम्मा कह दें उन्हें कि मुझे तेज बुखार है। तो अम्मा घबराए हुए लहजे में कहने लगी, लेकिन मालिक कह रहा है कि बुखार की हालत में भी काम करो क्योंकि आज उसके घर में दावत है। मैं बमुश्किल उठी थी और बंगले में जाकर सफाई करने लगी थी। तभी मेरी नज़र उस पुरस्कार बुढ़िया पर पड़ी जो किचन में खाना बना रही थी। वो अचानक मेरी तरफ पलटी और बड़े अजीब अंदाज में मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने देखा मालिक सर झुकाए बैठा था। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी परेशानी में गिरफ्तार है। अब मैं बुखार की हालत में भी काम कर रही थी। न जाने क्यों मुझे अपना जिस्म तपता हुआ महसूस हो रहा था। मालिक भी मेरी हालत अच्छी तरह समझ रहा था, लेकिन वो मुझे जरा सी भी रियायत देने को तैयार नहीं था। लेकिन उसके अगले हुक्म पर मेरी जान निकल गई जब वो कहने लगा कि जाकर स्टोर की सफाई करो। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, मालिक खुदा के लिए मुझे मजबूर मत करें, मैं इस स्टोर में हरगिज़ नहीं जाऊंगी। वो मेरी बात सुनकर खामोश हो गया था, जबकि बुढ़िया न जाने क्यों अजीब अंदाज में मुस्कुराई थी। उस लड़की की क्या हकीकत थी और उस बुढ़िया का इससे क्या ताल्लुक था, मैं कुछ भी नहीं समझ पाई थी। लेकिन उस लड़की ने मुझे कहा था कि अगर मेरी हकीकत जाननी है तो अपने मालिक से पूछ लेना, और मालिक से मैं ऐसे सवाल करने का हक नहीं रखती थी क्योंकि मैं एक नौकरानी थी और यहाँ काम करना मेरी मजबूरी, क्योंकि मालिक ने हमारे पूरे खानदान को पाल रखा था। मालिक ने दोबारा इसरार नहीं किया। मैं शुक्र अदा कर रही थी कि उन्होंने मुझ पर रहम किया और मुझे स्टोर में नहीं भेजा, वरना वहाँ जाने के ख्याल से ही मेरी जान निकल रही थी। फिर अगले दिन मैं उनके कमरे की सफाई कर रही थी जब वो बूढ़ी मुलाजमा उसी कमरे में पहुंच गई। फिर मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, लगता है तुम्हें मेरी बात का असर हो गया है, तुम बहुत समझदार हो, जब ही तुम्हें मैंने यहाँ टिकने दिया। क्या मतलब है आपका? वो उसकी बात सुनकर उछल पड़ी थी। अचानक ही वो जोर जोर से हंसी और उसका चेहरा बिल्कुल ही बदल गया। अब वो उसी खूबसूरत लड़की के रूप में ढल गई थी। आज मैंने इस बूढ़ी मुलाजमा का राज जान लिया था। वो कोई इंसान नहीं थी, बल्कि इसका ताल्लुक किसी दूसरी मखलूक से था। मैं फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी, लेकिन अचानक ही कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई और वो बुढ़िया मेरे सामने से गायब हो गई। मैं जो परेशान चेहरा लिए सामने का मंजर देख रही थी, मालिक को सामने देखा तो मेरी जुबान से अल्फाज ही अदा नहीं हुए। क्या हुआ है तुम्हें? वो संजीदगी से मुझसे पूछ रहे थे। तभी मैं दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रो पड़ी थी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरा यहाँ काम करना दुश्वार हो गया है। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मालिक बड़ा मेहरबान लहजे में मुझसे पूछ रहा था, मुझे बताओ क्या वजह है, तुम क्यों रो रही हो? मैं कहने लगी कि मुझे यहाँ काम नहीं करना, मैं नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। कहाँ जाओगी तुम? उसी घर में जहाँ पर तुम्हारे मोहल्ले वाले तुम्हारे बारे में बातें करते हैं।
तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मालिक की बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं खौफज़दा नजरों से उन्हें देखने लगी, फिर सर झुकाकर कहने लगी, आपने तो कभी मुझे देखा भी नहीं, फिर इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्योंकि मैंने एक दफ़ा तुम्हें देखा था। तुम्हारा हसीन चेहरा देखते ही मुझे तुमसे इश्क हो गया था। लेकिन तुम जानती हो कि यहाँ इस बंगले में मेरा पूरा खानदान आबाद था, लेकिन सिर्फ मेरी एक गलती की वजह से वो सब मुझसे जुदा हो गए और आज मैं अकेला जिंदगी गुजार रहा हूँ। वो जैसे शायद मुझे अपने दिल की कोई बात बताना चाहते थे। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। फिर वो कहने लगे, ये कई साल पहले की बात है उस घर में मैं अपने पूरे खानदान के साथ रहता था। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के दोस्त के साथ घूमने फिरने जा रहा था। हम 4 दोस्त थे। हमारा इरादा था कि हम उन पुरानी इमारतों में जाएंगे जहां खौफ के मारे लोग आना जाना पसंद नहीं करते। हम सारे घर वालों से छुप कर जा रहे थे। यूं तो हमें रास्ते में कई गेस्ट हाउस और हवेलियां ऐसी मिली जहां पर लोग आबाद नहीं थे। हमने उनका जायजा लेना शुरू किया, क्योंकि हम इस बारे में तहकीकात करते थे कि वहां पर कोई गैर फितरी मखलूक आबाद है या नहीं। लेकिन हमें किसी भी ऐसी चीज के आसार नहीं मिले। कई रात हम ऐसे ही घूमते फिरते रहे, लेकिन आधी रात को हमें एक खंडर नुमा इमारत नजर आई। हमने रात वहीं गुजारने का फैसला किया था, इसलिए हम चारों दोस्त वहीं पर चले गए। उन तीनों को तो नींद आ गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। उस इमारत में एक कमरा था जिसका दरवाजा बंद था। मुझे तजस्सुस था कि पूरी इमारत टूटी फूटी है, लेकिन ये कमरा बिल्कुल सही सलामत है, इसलिए मैं उसे खोलकर अंदर चला गया। अंदर मुझे कोई गैर मामूली बात महसूस नहीं हुई। मैं सारी चीजों को छेड़ने लगा, जो भी चीज उसमें रखी हुई थी। अभी उन चीजों को देखकर मैं पलटने ही वाला था कि अचानक मुझे अपने कानों में सिसकियों की आवाज आने लगी। मैंने जैसे ही पलटकर देखा तो कमरे के कोने में मौजूद एक दोशीज़ा को रोता हुआ देखकर मैं हैरान रह गया। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, मुझे कुछ भी इल्म नहीं था। उसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, लंबे लंबे बाल चारों तरफ बिखरे हुए थे। आधी रात को ये लड़की बड़ी ही खौफनाक लग रही थी। फिर जब मैंने उससे पूछा कि वो कौन है और यहाँ बैठकर क्यों रो रही है, तो वो कहने लगी कि मैं एक यतीम लड़की हूँ। मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो मेरी इज्जत खराब करना चाहते हैं। उनसे छुप कर ही मैं यहाँ बैठी हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे उस लड़की पर बहुत तरस आया। मैं उससे बातें करने लगा। वो रोते हुए और भी खूबसूरत लग रही थी। कब मैं पहली नजर में ही उससे इश्क कर बैठा, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। वापसी के सफर में वो लड़की मेरे साथ थी। मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें वो लड़की बहुत अजीब और पुरस्कार लग रही थी, लेकिन मैं उसके साथ बहुत खुश था। फिर मैं उसे घर ले आया। घर में सारे मुझसे नाराज हो गए उस लड़की के लाने पर, लेकिन मैं उससे शादी करना चाहता था इसीलिए। लेकिन जैसे ही वो लड़की घर में आई तो घर में अजीबो गरीब वाक़यात होने लगे। कभी किसी को कोई साया नजर आता तो कभी कोई गैर फितरी मखलूक घर में महसूस होती। आहिस्ता आहिस्ता सबको उस लड़की पर शक होने लगा, क्योंकि सब घर वालों ने उसे रात को चलते फिरते देखा था। तभी ये ऊपर छत पर फिरती हुई दिखाई दी तो कभी नीचे। ये अजीबो गरीब हरकतें कर रही थी। लेकिन एक दिन मेरी छोटी बहन ने इसका भयानक रूप देख लिया। उसने सुबह चीख चीख कर सबके सामने कह दिया कि ये लड़की ठीक नहीं है, ये या तो चुड़ैल है या फिर कोई दूसरी मखलूक, क्योंकि कल मैंने उसे एक खतरनाक रूप में देखा था। मैं उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस लड़की ने मुझ पर गहरा असर कर दिया था। फिर बड़े भाई जो अमेरिका जा रहे थे, उनका इरादा अकेले जाने का था, लेकिन अम्मी अब्बू छोटी बहन भी उनके साथ जाने पर तैयार हो गए। वैसे भी हमारे घर में मालो दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैं किसी सूरत भी इस लड़की को अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। और जब मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, तो उसने फौरन इनकार कर दिया और कहने लगी कि हरगिज़ नहीं, इस पुरस्कार और अजीबो गरीब लड़की से मैं तुम्हारी शादी नहीं करूँगी। वो सब मुझसे नाराज होकर ये घर छोड़कर चले गए थे। उनका इरादा था कि हम वहीं पर सेटल हो जाएंगे। अब वो मुझे भी वहीं पर बुला रहे थे, लेकिन मैं उस लड़की को किसी कीमत पर भी छोड़ने को तैयार नहीं था। न जाने उसने मुझ पर क्या जादू कर दिया था।
پھر وہ دن بھی آیا جب مجھے اس کی حقیقت پتہ چلی۔ وہ اس دن اسٹور میں گئی تھی جب میں نے اس کا خطرناک روپ دیکھ لیا۔ میں اسے اس روپ میں قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن جب اس نے جان لیا کہ میں اس کی حقیقت جان گیا ہوں تو اس نے مجھے سب سچ بتا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک جن ذاتی ہے اور انسانوں کی دنیا میں آنے کا مقصد اس کا کچھ اور ہے۔ وہ یہاں ایک کام کرنے آئی ہے، لیکن حقیقت بات تو یہ تھی کہ وہ بھی پہلی نظر میں ہی مجھ پر عاشق ہو گئی تھی، تبھی میرے ساتھ انسانوں کی دنیا میں چلی آئی۔ اب میں اس سے خوف زدہ تھا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ یہاں اس گھر میں میرے ساتھ رہے گی۔ جو تمہیں بوڑھی عورت اس گھر میں نظر آتی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن ذاتی ہے۔ وہ لوگوں کی نظروں سے چھپ کر یہاں رہتی ہے۔ ہر دوسرے دن میرے دوست یہاں چلے آتے ہیں۔ آج بھی وہ اس لڑکی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ لڑکی کہاں گئی، لیکن میں انہیں جھوٹ کہتا ہوں کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اس بوڑھی کے روپ میں وہی جن ذاتی ہے جو میری وجہ سے اس گھر میں رہتی ہے۔ وہ مجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ ہاں، کبھی بھی کوئی دوسری لڑکی یا پھر کوئی نوجوان ملازمہ اس گھر میں آتی ہے تو وہ اسے اتنا ڈراتی ہے کہ وہ خود ہی کام چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ لیکن مجھے حیرت ہے کہ اس نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا اور ابھی تک تم اس گھر میں کام کر رہی ہو۔ مالک کی کہانی تو بڑی ہی خوفناک تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر میں اس سے کہنے لگی، مالک، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پردہ کرتی ہوں۔ میں نے آج تک اپنا چہرہ اس کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ اس کا یہی کہنا ہے کہ جس دن میں نے اپنا چہرہ آپ کو دکھا دیا تو وہ میرا جینا حرام کر کے مجھے یہاں سے بھگا دے گی۔ ہاں، سچ کہہ رہی ہو تم۔ اچانک ہی ایک بھیانک آواز ابھری تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، سامنے وہی بوڑھی کے روپ میں ایک جن زادی کھڑی تھی جو مجھے غضبناک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ساری باتیں سن لی ہیں۔ تم دونوں شادی کرنا چاہتے ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ میں تم دونوں کو برباد کر دوں گی۔ خوف کے مارے میں بری طرح کانپنے لگی، لیکن وہ نوجوان کہنے لگا، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو اس لڑکی کو بیوی کے روپ میں قبول کرنا ہوگا، کیونکہ میں اب اکیلا رہ کر تنگ آ گیا ہوں۔ پچھلے 10 سالوں سے میں اس گھر میں اکیلا رہ رہا ہوں۔ نہ تو تم مجھے کہیں جانے دیتی ہو اور نہ ہی مجھے میرے گھر والوں کو بلانے دیتی ہو۔ نہ تمہاری وجہ سے وہ میرے پاس آ سکتے ہیں۔ آخر میں اپنی پوری زندگی تنہا کیسے گزاروں گا؟ اب جن زادی خاموش تھی۔ پھر وہ اداسی سے کہنے لگی، تم ساری زندگی میرے ساتھ گزارو، آخر میں بھی تو اپنی دنیا چھوڑ کر تمہارے ساتھ یہاں رہنے آئی ہوں۔ لیکن مالک کے چہرے پر مایوسی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ اس جن زادی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ اب میں اماں کے پاس چلی آئی۔ اماں حیران تھی کہ میں اتنی دیر سے کہاں تھی۔ پھر جب میں نے انہیں بتایا کہ مالک مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ سن کر حیران رہ گئی، لیکن میں نے اماں کو دوسری بات نہیں بتائی تھی۔ در حقیقت تو بات یہ تھی کہ میں مالک کی اس جن ذاتی سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ وہ اس جن ذاتی کی وجہ سے کس قدر اذیت کا شکار تھے، یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی تھی۔ پھر اس دن چپکے سے دبے پاؤں میں گھر سے باہر نکلی۔ میں نے دیکھا وہ بوڑھی ملازمہ جو ایک جن ذاتی تھی وہ کچن میں مصروف تھی، ہر وقت مالک کے لیے کچھ نہ کچھ پکاتی رہتی تھی۔ میں کسی مولوی کو تلاش کرنے گئی تھی تاکہ وہ مالک کی جان اس جن ذاتی سے چھڑوا سکے۔ مالک تو گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے کیونکہ وہ جن ذاتی اسے باہر نکلنے ہی نہیں دیتی تھی، گویا اس نے مالک کو اسی بنگلے میں قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ پھر میں ایک ابا کے دوست کے پاس پہنچ گئی۔ وہ ابا کے پرانے دوست تھے اور بہت اچھے انسان تھے۔ ان چیزوں کا علاج بہت اچھے طریقے سے کرتے تھے۔ پھر جب میں نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ حیران رہ گئے۔ پھر کہنے لگے کہ لگتا تو یہی ہے کہ وہ جن ذاتی اس شخص پر حاوی ہو چکی ہے، اس لیے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اچھا ہوا کہ اس نے تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، ورنہ شاید وہ گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی وہیں اسی بنگلے میں گزارتا رہتا۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ آج رات 12 بجے اس بنگلے میں آؤں گا۔ اس وقت جن ذاتی اپنے اصلی روپ میں ہوگی، کیونکہ آدھی رات کو یہ سارے جنات اپنے اصلی روپ میں اس دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں۔ پھر میں اسے پہچان لوں گا کہ آخر وہ کب اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی دنیا میں واپس جائے گی۔ میں اسے اس کے آنے کا مقصد پوچھوں گا کہ وہ آخر اس آدمی سے کیا چاہتی ہے، کیونکہ اس کی زندگی خراب کر رہی ہے۔ مولوی صاحب نے مجھے مطمئن کر دیا تھا۔ میں خوش ہو کر واپس بنگلے میں لوٹ آئی، لیکن اس جن ذاتی سے نظر بچا کر مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔
अम्मा तो ये बात जानती भी नहीं थी। तभी मैं दबे पांव मालिक के कमरे में गई और उनसे कहने लगी कि आज रात एक मौलवी साहब आने वाला है, मैं ही उससे बुलाने गई थी। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई, लेकिन खौफज़दा नजर आ रही थी। कहने लगे कि वो जिन ज़ादी मुझे धमकी देती है कि अगर मैंने किसी मौलवी को बुलाया तो वो मुझे नुकसान पहुंचा देगी, वो जबरदस्ती वापस मुझे अपनी दुनिया में ले जाएगी। लेकिन मैंने मालिक को यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई किसी पर हावी नहीं हो सकता। हाँ, वक्ती तौर पर उसके अमल के असरात आप पर जरूर रौनमा हो सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मेरी बात सुनकर मालिक बहुत खुश हो गया था। फिर आज रात 12 बजे मैं दबे पांव बंगले में चली आई। मैंने देखा वो जिन ज़ादी गायब थी। मौलवी साहब आ चुके थे। उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। वो तेज तेज पढ़ाई कर रही थी, जबकि मैं मालिक से कहने लगी कि जिन ज़ादी कहाँ है, वो उस बंगले से चली गई है क्या। लेकिन अचानक ही मौलवी साहब ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और सरगोशी में कहने लगे, इस बंगले में एक तहखाना है, वो जिन ज़ादी वहीं पर छुप गई है, क्योंकि उससे मालूम हो गया है कि मैं उससे अपने सामने हाजिर करने वाला हूँ। थोड़ी ही देर में अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। तभी मेरे सामने एक धुआं बनकर ह्योले की मानिंद कोई चीज दिखाई देने लगी। लेकिन जैसे ही वो अपने असली रूप में आई तो मेरी चीखें निकल गई थीं, क्योंकि वो बहुत भयानक थी। तभी मौलवी साहब उससे पूछने लगे कि आखिर वो यहाँ कब तक रहेगी, अपनी दुनिया में वापस क्यों नहीं चली जाती। तो वो खौफनाक आवाज में कहने लगी, क्योंकि मैं उस नौजवान को अपने साथ लेकर जाऊंगी, मैं उससे इश्क करती हूँ। तेरा और उसका कोई जोड़ नहीं, तू एक जिन जाती है और वो एक आदमजात। तू वापस अपनी दुनिया में चली जा, मैं तेरी शादी करवाऊंगा एक जिन जात से जो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। तभी वो जिन जाती चीखते हुए कहने लगी, नहीं, मैं उसी आदमजात से शादी करूंगी। तो मौलवी साहब कहने लगे, ये मुमकिन नहीं, बस तू थोड़ी देर सब्र कर, मैंने अभी शहनशाह जिन्नात को बुलाया है, वही तुझे आकर अपने साथ लेकर जाएगा। उसका नाम सुनना था कि जिन जाती खौफ के मारे कांपने लगी और मौलवी साहब से कहने लगी, शहनशाह जिन्नात को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन याद रखना मैं इसकी जिंदगी में वापस आती रहूंगी जब जब मुझे इसकी याद आएगी। ये कहते ही वो जिनजाती गायब हो गई थी। मैं जो ये सारा मंजर हैरत से देख रही थी। मौलवी साहब कहने लगे, अब तुम दोनों शादी कर सकते हो, लेकिन याद रखना शादी के बाद भी वो इस घर में वापस आती रहेगी। फिर वो मालिक से मुखातिब होते हुए कहने लगी, तुम्हें एक बात याद रखनी होगी कि उससे अपनी जिंदगी में कबूल करना होगा, क्योंकि वो कभी न कभी तुम्हारे सामने आती रहेगी, इसलिए उससे डरने की जरूरत नहीं। वो एक नेक जिनजाती है, सिर्फ तुम्हें धमकियां देती है और कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं। अब तुम बेफिक्र होकर अपना घर बसा लो। मालिक ने मौलवी साहब का शुक्रिया अदा किया। फिर थोड़े दिनों बाद सादगी से मेरा उनसे निकाह हो गया। अब मैं उस घर की मालकिन बन गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सिर्फ मेरे पर्दे की वजह से मेरी शादी मालिक से हो गई थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही बार मेरा चेहरा देखा था और मुझसे मोहब्बत हो गई थी, और मेरे इस पर्दे की वजह से ही उस जिनजादी ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। अब भी कभी कभार ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे कमरे में हम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी मौजूद है, लेकिन मैं इस बात को फिर नजरअंदाज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे मौलवी साहब की बात अच्छी तरह से याद है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।